गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सर्कल्स वो बताना लेक्चर नोट्स देख के कि हमने सबसे लास्ट में क्या डिस्कस किया था सर्कल्स में। टेंजेंट की बात कर ली थी क्या अपन ने? सर नॉर्मल तक किया था, मतलब उसका एक सम क्या था नॉर्मल का। अच्छा ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का। अच्छा अपन ने इक्वेशन नोट किया होगा और नॉर्मल की बात कर ली। ठीक है, समझ गया। सर टेंजेंट में स्लोप फॉर्म में आपने एक इक्वेशन दिया था ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन हाँ। प्लस एम स्क्वायर। तो सर उसमें वो a क्या है, वो रेडियस है क्या? ओके सर। अगर हम एक बार क्विकली टेंजेंट्स का रिवीजन करें तो टेंजेंट में हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज पॉइंट फॉर्म जिसमें इक्वेशन t इक्वल टू 0 है, एंड हमने ये डिस्कस किया कि दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज गिवन। यानी कि अगर हमें ये वाला जो पॉइंट p है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो t इक्वल टू 0 अप्लाई करके हमें ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड इज स्लोप फॉर्म। कोई की इक्वेशन बोल देगा कि हमें स्लोप इज इक्वल टू समथिंग की इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल पे जो टेंजेंट है। तो हमने कहा कि इफ सर्कल इज स्टैंडर्ड सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन टेंजेंट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। प्लस माइनस साइन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स विल एग्जिस्ट ऑफ सेम स्लोप। और वो हमने डिस्कस भी किया था कि इफ सर्कल इज दिस देन ये दोनों पैरेलल लाइंस सर्कल पे टेंजेंट्स हैं, मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है बट कोई सी भी लाइंस हो सकती हैं। तो एक गिवन स्लोप की ऑलवेज टू टेंजेंट्स होंगी। इफ सर्कल इज x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस माइनस आर रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। समझ आ गया? x के प्लेस पे x माइनस एक्स वन, y के प्लेस पे y माइनस वाई वन और a के प्लेस पे रेडियस r। एंड थर्ड इज पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें हमने टेंजेंट लिखा था x माइनस एक्स वन कॉस थीटा प्लस y माइनस वाई वन साइन थीटा इज इक्वल टू r। और लास्ट में बोला था कि कोई भी एक गिवन पॉइंट से मैक्सिमम टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम सर्कल पे नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल बाय डेफिनेशन तो क्या होता है कि जैसे ये सर्कल है या कोई भी कर्व है, उसके कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ दिस इज टेंजेंट तो इसके परपेंडिकुलर लाइन विल बी नॉर्मल, इसी पॉइंट से जो पास कर रही है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बट इन केस ऑफ सर्कल सिमेट्री से ये नॉर्मल ऑलवेज सर्कल के सेंटर से पास कर जाती है। तो सर्कल में हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से पास करने वाली ऑल लाइंस आर नॉर्मल्स। ठीक है, तो ये हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था। और उसके बाद नॉर्मल पे एक क्वेश्चन हमने किया, तो उसमें क्वेश्चन ने बोला होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाली नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। तो सॉल्यूशन में हमने उस पॉइंट से एंड सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो आंसर में दिया। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मल उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है और हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो सेंटर से ऑलवेज पास करती है सर्कल के। तो हमने दोनों का यूज कर लिया। ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया। अच्छा, अभी फिर अपन ने टेंजेंट पे क्वेश्चंस करने हैं। टेंजेंट पहले तो ये चेक करना है कि वेदर दिस लाइन इज टेंजेंट और नॉट। और ये चेक कैसे कर सकते हैं बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस P और R को कंपेयर करके। तो फाइंड करो सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं है ना,
ये तो हमने चेक कर लिया कि दिस लाइन इज टेंजेंट बिकॉज सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो देखो डायग्राम से समझ आ गया होगा। करेक्ट, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू foot of perpendicular from center of circle on the tangent. Center is 0, 0. तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन कवर किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई भी एक रैंडम लाइन को चेक करना है वेदर दिस लाइन इज टेंजेंट और नॉट, एंड सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमें सर्कल पे टेंजेंट गिवन है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का मेथड। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए जस्ट फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन दैट टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स कि अब इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज गिवन देन हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और वो जो हमने नोट किया था लास्ट लेक्चर के लास्ट में, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट है t इक्वल्स टू 0। जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, लेट्स से पॉइंट p इज 4, -1। Point P is on the circle and equation of circle is x square plus y square minus 30x plus 6y plus 109 equals to 0. लिखो t का एक्सप्रेशन हमने जो नोट किया उसके अकॉर्डिंग। t equals to 0 क्यों एप्लीकेबल है? बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। तो टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ t we change x स्क्वायर बाय x x1 और x1 y1 ये पॉइंट p के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x स्क्वायर के प्लेस पे 4x आ जाएगा, देखो समझ आया। y स्क्वायर के प्लेस पे -1y आ जाएगा। 30x को हमने 15 करके लिखा और 2x के प्लेस पे x प्लस x1, 2y के प्लेस पे y प्लस y1 और कांस्टेंट एज इट इज। देखना ये सारे नंबर्स अलग अलग जो लिखे हैं वो समझ आ गए। ये सारा कुछ सिंपलीफाई। हाँ सर हम 2gx को लेते हैं ना, x प्लस x1। हाँ, तो हमने 30x को 15 इंटू 2x लिख लिया। यस सर। दिस बिकम्स -11x प्लस 2y प्लस 46 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन तो छोटा सा ही है बट इंपॉर्टेंट है कि हमने t वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा है। इस पेज पे कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? सर टेंजेंट के हमेशा इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग। टेंजेंट के लिए t इक्वल्स टू 0 करेंगे प्रोवाइडेड जिस पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होना चाहिए। चलो मैं एक क्वेश्चन हैंड टू हैंड लिख के देता हूँ। एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 4, 5 to the circle x square plus y square is equal to 16। लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे था, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4, -1 ऑन द सर्कल। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ रहा है? ऑल्दो इंफॉर्मेशन वाइज तो दोनों ही क्वेश्चन ने एक पॉइंट दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है, बट जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इसमें तो क्वेश्चन ने एट पॉइंट बोला था, दैट मींस कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है। इस वाले क्वेश्चन ने फ्रॉम पॉइंट बोला है, इसका मीनिंग क्या समझ आ रहा है
कि अगर सर्कल कुछ इस तरह से है तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर कहीं लाएगा, ताकि इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए। और हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उससे 2 टेंजेंट्स आएंगी, तो इस केस में 2 आंसर्स आएंगे। बट उससे पहले इन दोनों क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सिचुएशन समझ आ रही है। और अगर कभी बाई चांस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो कि समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट ऑन द कर्व दे रखा है या आउटसाइड द कर्व दे रखा है, मतलब कि ये वाला सिचुएशन है या फिर ये वाला सिचुएशन है, तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उस कर्व, मतलब कि हम पावर ऑफ पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अगर पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ गई, जैसे इस केस में चेक करोगे पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, यानी कि 2 टेंजेंट्स आएंगी। पावर ऑफ पॉइंट इक्वल टू 0 आएगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा, यानी कि 1 टेंजेंट आएगी। और अगर ये डायग्राम बन रहा है तो हम t इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। इस डायग्राम के लिए t इक्वल टू 0 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें मैं बताऊंगा अभी, बट सबसे पहला स्टेप कि इन दोनों क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये समझ आना चाहिए कि हम t इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तक क्लियर है क्या? तो इन दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट अप्लाई t इक्वल्स टू 0। तो फिर सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि जब भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ये दिस मेथड इज वैलिड फॉर ऑल सेकंड डिग्री कर्व्स, यानी कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ेंगे तो भी सेम मेथड लगेगा। और मेथड क्या है कि जब भी किस किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कि जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स आएंगी उस उन दोनों टेंजेंट की सेपरेट इक्वेशंस को फाइंड करने का मेथड। मेथड क्या है कि टेक टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, लेट द टेंजेंट बी y is equal to mx plus minus 4 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड स्लो फॉर्म में टेंजेंट है वो कंसिडर कर लो। क्यों स्लो फॉर्म में टेंजेंट क्यों लिया है? बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। टेंजेंट जो भी है तो एक लाइन ही, और लाइन की इक्वेशन के लिए अगर हमें पॉइंट और स्लोप दोनों मिल गए तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता रखा है 4,5, बस स्लोप फाइंड करना बचा। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन को स्लो फॉर्म में लिया है। मतलब डायग्राम भी हम यहाँ पे हैंड टू हैंड डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कुछ है जो हमने भी बोला भी था कि सर्कल गिवन है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट गिवन है विच इज 4,5, और इससे जो 2 टेंजेंट्स हैं we have to find equation of these 2 tangents PA and PB। तो हमें अगर जैसे PA लाइन की इक्वेशन चाहिए तो तुम्हें ये डायग्राम से क्लियर है कि पॉइंट P PA लाइन पे यानी कि टेंजेंट पे लाई कर रहा है, और हमने अभी टेंजेंट को y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर कंसिडर किया है। तो वी कैन से दैट दिस टेंजेंट passes through P 4,5। इसको पास कराया तो 5 इज इक्वल टू 4m प्लस माइनस 4 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। रूट वाला टर्म एक साइड ले जाओ, विदाउट रूट वाला टर्म सेपरेट कर लो और फिर स्क्वायरिंग कर दो। अब एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाएगा, बट अभी एक बार देखना, एक बार सारे लोग इस सॉल्यूशन को देखो कि ये फर्स्ट फर्स्ट इसमें पार्ट क्या था कि वेदर वी कैन अप्लाई t इक्वल्स टू 0 और नॉट इन दिस क्वेश्चन। ये चीज समझ आनी चाहिए सबसे पहली चीज। तो हमने क्या बोला कि नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज पॉइंट P जो है वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल गिवन है। t इक्वल्स टू 0 तभी एप्लीकेबल है व्हेन पॉइंट ऑन द कर्व दे रखा है। सेकंड सिचुएशन कि चलो आउटसाइड है तो फिर 2 टेंजेंट आएंगी, तो उन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है? हमने बोला कि टेंजेंट जो है वो लाइंस ही हैं, और लाइंस के लिए हमें पॉइंट एंड स्लोप चाहिए होता है। तो पॉइंट तो क्वेश्चन ने बता रखा था, स्लोप फाइंड करने के लिए हमने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कंसिडर कर ली। और हमें ये भी क्लियर है, हमने ये नोट किया हुआ है लास्ट लेक्चर में कि इफ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द कर्व देन एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स आएंगी। तो यहाँ पे हमें स्लोप्स के एग्जैक्टली 2 आंसर्स मिलेंगे। तो हमने कहा कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट कंसिडर कर ली। थर्ड स्टेप कि वो जो टेंजेंट है उसको उस पॉइंट से पास कराया। जब पास कराओगे
तो ऑलवेज एक क्वाड्रेटिक इन m मिलना चाहिए जिससे कि 2 आंसर्स आ जाएं। यहां तक की बात समझ आ रही है? तो ये अभी काइंड ऑफ देख के लग रहा है कि ये m में क्वाड्रेटिक ही है। तो m में अगर कोई प्रॉपर क्वाड्रेटिक आ गया और m के आंसर्स लेट्स से 2 और 5/3 ऐसे कुछ भी आ गए फॉर एग्जांपल, तो m का एक आंसर ये, एक आंसर ये, और 0.4,5, तो 2 लाइंस की इक्वेशंस लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो हमारे पास 2 टेंजेंट के आंसर्स आ जाएंगे। बट इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने डेटा जो लिया हुआ है ना, उसमें एक और केस मैं कवर कर रहा हूँ। वो केस क्या है कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बन रहा है ओपन करने के बाद 25 + 16m² माइनस 40m इज इक्वल टू 16 + 16m²। डेटा मैंने ऑलरेडी इस तरह का सेट कर रखा था कि यहाँ पे m² का टर्म जो है वो कैंसिल हो रहा है। अगर m² का टर्म कैंसिल नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें 2 आंसर्स मिल जाते, 2 टेंजेंट्स आ जाती। बट इन दिस केस m² का टर्म कैंसिल हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 40m इज इक्वल टू -9, यानी कि m इज इक्वल टू, नहीं +9, m इज इक्वल टू 9/40। m का एक ही आंसर आ रहा है, जबकि हमने अभी बोला कि m के एग्जैक्टली 2 आंसर्स आने चाहिए। ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो जब भी हम इस तरह की कैलकुलेशन करें और m² का टर्म कैंसिल हो जाए और m का ओनली एक आंसर आए, तो उस सिचुएशन में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट कि हम जो सेकंड लाइन है, यानी कि ये तो हमने m1 बोल दिया, जो सेकंड लाइन है जिसका स्लोप m2 बोल रहे हैं, उस स्लोप को हम इंफिनिटी ले लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे पर मैं बता दूंगा, लेकिन कब करना है ये देखो, समझ आ रहा है क्या? कब करना है? जब हमने ये पहले ही कंफर्म कर लिया कि पॉइंट जो है वो कर्व के बाहर लाई कर रहा है। पॉइंट सिंस कर्व के बाहर लाई कर रहा है, तो हमने ये भी पता है कि डेफिनेटली एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स आएंगी। बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अगर m² कैंसिल हो रहा है और m का एक ही आंसर आ रहा है, तो टू फाइंड सेकेंड आंसर, टू फाइंड सेकेंड टेंजेंट, विल टेक स्लोप एज इंफिनिटी। ठीक है, तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं नाउ कि टेंजेंट्स आर, पहले तो 9/40 का यूज करें, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। एंड जो m m जो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब कि वर्टिकल लाइन है। ऑल वर्टिकल लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड इस लाइन को हम जब 4,5 से पास कराएंगे तो दिस लाइन बिकम्स x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो 2 टेंजेंट की इक्वेशंस आ रही हैं, एक तो x इक्वल टू 4 आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना जो भी आ रहा है। ठीक है, ये तो इसका कंप्लीट मेथड है। तो इस वाली चीज, इस वाले क्वेश्चन में हमने जो जो चीजें कवर की हैं कि t इक्वल टू 0 एप्लीकेबल नहीं है। फिर अगर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, कर्व के बाहर लाई कर रहा है, तो हमें एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स मिलनी चाहिए। उन टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हमने कर्व का स्टैंडर्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट कंसीडर किया, उस टेंजेंट को गिवन पॉइंट से पास कराया। एम में क्वाड्रेटिक बनेगी ऑलवेज। एम में जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसके अगर दोनों रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 टेंजेंट्स आ जाएंगी। और वो जो टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन के लिए एक और चीज कि हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया है। तो पॉइंट तो हमें यहाँ पे पता था और स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अगर कभी इस टाइप का सिचुएशन है कि m² वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो इसका मीनिंग कि हम सेकंड वाले स्लोप को इंफिनिटी ले लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कभी अगर ऐसा हो जाए कि m में जो ये वाला जो स्टेप है ना कि m में क्वाड्रेटिक बनाई और सिंपलीफाई किया, और सिंपलीफाई करने के बाद लेट्स से ये आ जाता है, तो इसका मतलब ये बन गया m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का आंसर तो एक ही है बट रूट्स तो 2 हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हम सेकंड स्लोप को इंफिनिटी नहीं लेंगे। इसका मीनिंग है कि अगर दोनों स्लोप्स इक्वल आ गए तो एक्चुअल में जिस पॉइंट को लेके हमने कैलकुलेशन शुरू की थी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, हमने ध्यान नहीं दिया। यानी कि वो एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, वो ऑन द कर्व लाई करने वाला पॉइंट है। जब भी पॉइंट ऑन द कर्व लाई करेगा और हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली एम का एक ही आंसर मिलेगा। रूट्स तो 2 मिल रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन एक ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोला मैंने कि अगर एम में जो क्वाड्रेटिक बन रही है
वो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल आ गए, फिर m का एक ही आंसर होगा। तो ये हो गई सेकंड बात कि अगर m वाली क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में m का फिर एक ही आंसर मिलेगा, तो टेंजेंट भी एक ही मिलेगी, तब हमें सेकंड स्लोप को इन्फिनिटी नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल सेम टाइप का। सर ये y इक्वल टू हो सकता है ना? क्या वापस? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कुछ नहीं। अगर हमने बोला है कि स्लोप इन्फिनिटी है तो इसका मतलब कि वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन जो है वो तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग होती है ना, वाई इक्वल टू समथिंग, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यानी कि उसका स्लोप जीरो हो गया। समझ आया? यस। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ और एक सेम टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल, व्हाट इज सर्कल इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही ले रहा हूँ। पॉइंट हमने ले लिया 3,1 एंड सर्कल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक बार देखो लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही लिखा हुआ है, बस डेटा चेंज किया है, तो मेथड भी सेम लगाएंगे। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में सर्कल स्टैंडर्ड था, तो हमने टेंजेंट को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है तो पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस लिख लो। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसके लिए जो था उसको हमने शिफ्ट कर दिया एक्स वन वाई वन पे। तो नाउ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस माइनस आर, आर इन दिस केस 4 है। तो देखो ये वाला स्टेप मैंने बता दिया, अब आगे की कैलकुलेशन तुम लोग करो, सॉल्व करो पूरा। अब तो बस इस पॉइंट को जो 3,1 है इस लाइन पे लाई कराना है, जिससे कि m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन मैं कैलकुलेशन करने को बोल रहा हूँ बिकॉज कई बार इस क्वेश्चन में भी एक कॉमन मिस्टेक कुछ लोग कर देते हैं, तो देखते हैं कितने लोग वो मिस्टेक करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। Yes, if it is vertical line then slope is not defined, but mathematically हमें जब भी not defined यूज करना होगा तो हम स्लोप को इन्फिनिटी ले लेंगे। हम नॉट डिफाइंड वर्ड एग्जैक्टली यूज क्यों करते हैं, हम इन्फिनिटी वर्ड क्यों यूज नहीं करते? हमने एक बार डिस्कस भी किया था, आई डोंट नो कि तुम्हें ध्यान है कि नहीं, बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 प्लस, जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो के जस्ट राइट साइड का नंबर, दिस इज इंफिनिटी, एंड 1/0 माइनस, दिस इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन अभी हम नॉट डिफाइंड की जगह 1/0 की जगह इंफिनिटी यूज कर रहे हैं। हम एक्चुअल में माइनस इंफिनिटी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दिस केस मैटर नहीं कर रहा कि अगर लाइन जैसे ये लाइन है तो इसका इंक्लिनेशन यहां से मेजर करें या यहां से मेजर करें, π/2 या -π/2 दोनों बोल सकते हैं। तो स्लोप को हम माइनस इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, स्लोप को प्लस इंफिनिटी बोल सकते हैं, इसलिए हमने यूज किया है। अदरवाइज और कभी यूज आता है और 1/0 बन रहा है तो वील से दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट इन केस ऑफ लाइन बिकॉज इंक्लिनेशन जो है वो प्लस π/2 और माइनस π/2 दोनों यूज कर सकते हैं, तो हमने कोई सा भी एक यूज कर लिया। सर यहाँ पे तो एग्जैक्ट आएगा ना 1/0 हाँ, एग्जैक्ट। तभी तो एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ हमने एग्जैक्ट का आंसर क्यों नहीं बोला प्रॉपर, बिकॉज हमें साइन नहीं समझ आ रहा था इसका कि हम प्लस यूज करें या माइनस यूज करेंगे, इसकी तो प्रॉब्लम थी। लेकिन लाइन के केस में अगर हम प्लस यूज कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस यूज कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम अगर स्लोप को माइनस इन्फिनिटी बोलोगे तो भी चलेगा, प्लस इन्फिनिटी बोलोगे तो भी चलेगा, वर्टिकल लाइन के स्लोप को। इस मतलब सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, 3,1 से पास कराया, और फिर क्वाड्रेटिक बनाने से पहले हम पहले m को ट्रांसफर करेंगे और फिर स्क्वायरिंग करेंगे। किसी ने सॉल्व किया तो बताओ m की आंसर्स क्या है?
हाँ 8/3 क्यों आ रहा है तुम्हारा? मेरा तो 8/15 आ रहा है। एक बार तुम सभी लोग जिन्होंने भी अलग आंसर दिया है कैलकुलेशन देख लो अपनी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता, कॉमन मिस्टेक कई बार क्या होती है कि जैसे अपन ने ये लिखा 15m² इज इक्वल टू -8m, और कॉमन मिस्टेक कई बार ये होती है कि हम एक m से एक m कैंसिल कर लेते हैं और बोल दिया 15m इज इक्वल टू -8, तो m का एक ही आंसर बोल दिया और फिर ये बोल दिया कि सिंस ओनली वन ही आंसर आ रहा है तो सेकंड आंसर को इन्फिनिटी ले लेंगे। ये चीज गलत है, हमने m से m कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो m के टू आंसर्स 0 और -8/15 आ रहे हैं। अब अपन को 2m मिल ही गए और पॉइंट अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही रखा है कि पॉइंट इज 3,1, देयरफॉर टेंजेंट्स, m को 0 यूज किया तो y इक्वल टू 1, और दूसरा करेक्ट है, माइनस माइनस y इक्वल टू 1 नहीं है, y इक्वल टू 1 है। टेंजेंट्स के इक्वेशंस, एक लाइन तो ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, तो ये है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टू टेंजेंट्स हैं उनकी सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने का मेथड। ठीक है, सर यहाँ पर स्लोप 0 इसके लिए y पे है ना, y इक्वल टू कांस्टेंट। प्रॉपर्ली तो यही था कि y-1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x-3, बट ये तो पूरा 0 ही बन गया। अब नेक्स्ट इन दिस चैप्टर इज, अभी हमने जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार डायग्राम बनाता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हमने 10th क्लास में भी ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी है कि अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उससे जो टू टेंजेंट्स बनेंगी उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ्स हैं वो इक्वल होती हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। लेकिन इस लेंथ को फाइंड कैसे करना है वो यहाँ पे है। तो हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जिससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। अगर हम इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें, ये वाला पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स से x1 y1 गिवन है, ये सेंटर है, सर्कल की इक्वेशन s इक्वल टू 0 गिवन है, का मतलब सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B। तो हमें PA डिस्टेंस फाइंड करनी है। PA डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, A और C को ज्वाइन किया, तो सिंस A टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और C सेंटर है तो AC सर्कल पे नॉर्मल हो गई, तो यानी कि ये राइट एंगल बन गया। ऐसे ही सेम डायग्राम यहाँ पे, अगर हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स पता है बिकॉज सर्कल की इक्वेशन गिवन है, और AC डिस्टेंस पता है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से PA डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें ये एक फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के लिए याद रखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √/S1। सॉल्व करोगे तो मैंने मेथड बता ही दिया, इजी सा ही मेथड है, एक स्टेप में सॉल्व भी हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस अप्लाई करना है बस। तो अगर सर्कल जो गिवन है वो जनरल सर्कल x² + y² + 2gx + 12y + c गिवन है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सॉल्व करने के बाद √x1² + y1² + 2gx1 + 12y1 + c आ जाता है, और ये जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी ये पावर ऑफ पॉइंट का स्क्वायर रूट होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट, और यहां से भी हम बोल सकते हैं कि अगर S1 पॉजिटिव है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तभी तो टेंजेंट आ रही है। अगर S1 0 है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑन द सर्कल है। S1 अगर नेगेटिव हो गया लो लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा, यानी कि टेंजेंट ही नहीं बन रही होगी, और ऐसा कब होगा, जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √/S1। अब एक बार क्विकली, हमने जो अभी तक इस चैप्टर में नोटेशन यूज किए हैं, हम सर्कल की जो इक्वेशन है उसको तो s = 0 बोलते हैं, तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये तो इस s का एक्सप्रेशन है। S1 हमने पावर ऑफ पॉइंट बोला, तो S1 जो है ये नंबर हो जाएगा, और t जो है वो हमने बोला कि एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x(x1), वाई स्क्वायर के प्लेस पे y(y1), 2gx के प्लेस पे gx प्लस x1, 2fy के प्लेस पे fy प्लस y1 और c। ये t का एक्सप्रेशन हो जाएगा कहीं पे अगर यूज आ रहा है तो। ये हमने 3 नोटेशन की बात की है, और ये अभी हम इस चैप्टर में और इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आफ्टर वी गेट द फॉर्मूला अगेन। हमने पहले तो देखो डायग्राम से PAC which is a right angle triangle, PC square is equal to PA square plus AC square, तो PA square is equal to PC square minus R square where R is equal to AC distance, ये लिखा। फिर हमने बोला कि PC डिस्टेंस क्या है, अगर हमने सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ लिया हुआ है तो PC डिस्टेंस इज x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर, R इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर हम PC स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको ओपन किया तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये तो इसको ओपन करके लिखा हुआ है। ये तो हो गया PC स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कैलकुलेशन देखेंगे तो ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर के टर्म्स यहां से कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस सी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी बन गया। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले का डेरिवेशन है। ऑल्दो डेरिवेशन कुछ अपने खास काम नहीं आएगा, हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो जैसे इस पे भी अपन क्वेश्चन करेंगे एक बार हैंड टू हैंड। इसके आगे का एक कंसेप्ट और हम डिस्कस कर लें, वो है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज SS1 इक्वल टू t स्क्वायर। इन दिस केस हम ये जो डायग्राम बन रहा है ना ये वाला, इसी में हम बोल रहे हैं कि PA एंड PB लाइंस, पेयर का मतलब 2 लाइंस, तो वो कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं अपन, PA एंड PB लाइंस की। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ chord of contact, this is equal to t equal to 0 and chord of contact कौन सी लाइन है, लाइन AB। और डेफिनेशन क्या है, chord joining points of contact। तो इन दिस केस पॉइंट P से जो 2 टेंजेंट्स, अच्छा मैंने AB लाइन यहाँ डायग्राम में बनाने रखी है, AB लाइन ये है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B को ज्वाइन करने वाली लाइन इज chord of contact एंड इक्वेशन ऑफ chord of contact इज t इक्वल टू 0। अब एक बार मैं ये इंफॉर्मेशन जो है इसको भी नेक्स्ट पेज पे और एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी तक हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला विच इज रूट ओवर S1, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट विच इज SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, और S क्या एक्सप्रेशन है, S1 क्या है और T क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड इक्वेशन ऑफ chord ऑफ कॉन्टेक्ट इज T इक्वल टू 0। chord ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सी लाइन है, जो पॉइंट P से जो ड्रॉन 2 टेंजेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि T इक्वल्स टू 0 तो हमने पहले भी डिस्कस किया था टेंजेंट के लिए और अभी भी डिस्कस किया है chord ऑफ कांटेक्ट के लिए। तो समझ कैसे आएगा कि कौन सी लाइन टेंजेंट है कौन सी लाइन chord ऑफ कांटेक्ट है। तो देखो T इक्वल्स टू 0 फॉर टेंजेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन, यानी कि पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल अगर लाई कर रहा है तो हमें t इक्वल्स टू 0 अप्लाई करने से टेंजेंट मिलेगी, और अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 अप्लाई करने से हमें chord ऑफ कांटेक्ट मिलेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने t=0 का भी एक और यूज आएगा बाद में, बट अभी के लिए दो हमने जो 2 टाइम्स यूज किया है, एक बार यूज किया था टेंजेंट के लिए, और वो कब है, जब पॉइंट ऑन द कर्व लाई कर रहा है, तो t=0 से हमें टेंजेंट मिलेगी। एंड इफ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द कर्व, मैं कर्व वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि ये सारे के सारे कंसेप्ट अगेन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में वैलिड है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। अभी ये पेज पे नोट कर लिया। अब देखो, हमने बोला कि पेयर ऑफ टेंजेंट यानी कि पी ए एंड पी बी लाइंस की इक्वेशन, अगर हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखें तो ये एक्चुअली इन पी ए और पी बी लाइन की इक्वेशंस की ही तो बात कर रहा है। हमने जो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इसमें क्या था, एक सर्कल गिवन था, सर्कल के बाहर एक पॉइंट गिवन था 3,1, और इस पॉइंट से जो टू टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन, उनकी सेपरेट इक्वेशंस हमें फाइंड करनी थी। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं, ये एक लाइन इनमें से पी ए हो जाएगी, एक लाइन इनमें से पी बी हो जाएगी। ये तो हमने पी ए एंड पी बी लाइंस की सेपरेट इक्वेशंस फाइंड की थी। कोई सी भी दो लाइन का पेयर फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि उन लाइन की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमने नोट किया है SS1 = t², ये इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या, कि अगर हमने दोनों ही सेपरेट टेंजेंट्स फाइंड कर ली तो वी कैन इजीली फाइंड दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। अगर हमें एक टेंजेंट गिवन है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही था। अगर हमने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए तो हम इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद t=0 आता है। तो अगेन एग्जाम में सिंस टाइम नहीं होता तो अपन को ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो पेयर ऑफ टेंजेंट इज SS1 = t² एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t=0। अब इसमें एक चीज और, क्या मैं नेक्स्ट डायग्राम में बना रहा हूं उसको। अब हमने जो भी डायग्राम डिस्कस किया वो ये था कि एक सर्कल गिवन है, इस पे हमने पॉइंट पी से टेंजेंट्स ड्रॉ की, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल की इक्वेशन अगर हम F=0 ले लें, फिर हमने बोला कि ये अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी को सेंटर से ज्वाइन करें तो जो लाइंस आएंगी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल्स होंगी। फिर ए और बी को भी हमने ज्वाइन कर लिया। ये डायग्राम अपन ने भी लास्ट में बना रखा था। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं, वो क्या है कि हमने बोला एक तो यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ ऑलरेडी मार्क कर ही दिया। सेकंड, यहाँ पे राइट एंगल है कि ये कंप्लीट डायग्राम पीसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, पीसी के अबाउट मिरर इमेज है ऊपर नीचे का डायग्राम। ठीक है, सी सेंटर है, पी गिवन पॉइंट है जिससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। लेट्स से, अच्छा उसके अलावा ये पी ए इज लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड आर इज रेडियस। तो तुम लोग बताना कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है। टेन थीटा इन ट्राइंगल पीएसी R/L। अगर अब हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसके बेसिस पे जो डिफरेंट रिजल्ट्स बनते हैं, वो रिजल्ट में फर्स्ट रिजल्ट, एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज इक्वल टू 2 थीटा। अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है
तो tan थीटा अगर पता है तो अपन इजीली 2 थीटा फाइंड कर सकते हैं. सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा. अभी मैं बताऊंगा कैसे आया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ R स्क्वायर साइन 2 थीटा. बट फोर्थ एरिया तुम्हें बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC कितना. एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC हाफ इंटू R इंटू L, क्योंकि ये ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. एक बार आप सारे पॉइंट्स को वापस से देखना कि सबसे पहले मैंने बोला कि एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स, तो हमने ऑब्वियसली इस एंगल को थीटा बोला है, तो ये कंप्लीट एंगल जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो 2 थीटा हो जाएगा. सेकंड, इफ दिस इज 2 थीटा एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर ये ट्राइंगल ABC है और ये साइड स्मॉल c स्मॉल b and this angle is 2A, then sorry this angle is capital A, then area of this triangle is half BC sin A. हमने बोला था कि जो 2 साइड लेंथ का अपन यूज कर रहे हैं उस उन्हीं साइड लेंथ के बीच में जो एंगल आ रहा है उसी को लेना है. तो इन दिस केस हमने PAB ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए PA एंड PB साइड लेंथ का यूज करा, दोनों ही स्मॉल L है, तो हाफ इंटू L इंटू L इंटू इन दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा आ जाएगा. ठीक है. ये तो ट्राइंगल PAB का एरिया है. ऐसे ही बिल्कुल सेम मेथड से ट्राइंगल PAC का एरिया फाइंड कर लिया, और सॉरी ABC का, और ट्राइंगल PAC तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही, तो ये तीनों एरिया फाइंड कर लिए. अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में जो लिखा है, अब उसके लिए तुम लोग देख लो अगर डायग्राम में तुम्हें कन्वीनियंट है तो, कि अगर हम PC को डायमीटर लें, PC को डायमीटर, P पॉइंट दिख गया, C पॉइंट दिख गया सभी को, और सर्कल बनाए, तो वो सर्कल डेफिनेटली पॉइंट A एंड B से पास करेगा. अगर मैंने PC को डायमीटर लिया तो सर्कल कुछ ऐसे बनेगा. तो वो हम बोल रहे हैं कि A और C से क्यों पास करेगा, बिकॉज PC एंगल PAC जो है वो राइट एंगल आ रहा है, तो अगर PC को डायमीटर लिया तो A सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा. और अगर हम अब इस सर्कल को देखें तो ये सर्कल सिंस PAC और B चारों पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक पॉइंट हो गए, यानी कि जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं वो कौन सा सर्कल है जिसका डायमीटर PC है. अब क्वेश्चन है अपन से, PAB ट्राइंगल या PAC ट्राइंगल या ABC ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, किसी का भी सरकम रेडियस सॉरी सरकम सर्कल फाइंड करने को बोल रहा है, तो वो सर्कल यही होगा जिसका PC डायमीटर है. और उसकी इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में x माइनस x1 x प्लस g प्लस y माइनस y1 y प्लस f इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB या PAC या ABC is that circle which has endpoints of diameters as x1 comma y1 and minus g comma minus f. और एक लास्ट पॉइंट जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, एक बार देखना यहां तक सबने नोट कर लिया, जो लोग नोट कर रहे हैं. नेक्स्ट पेज कर दूं. लास्ट पॉइंट इसमें है पॉइंट नंबर 6. अगर हम लास्ट पेज पे एक पॉइंट के और बात कर लें कि ये जो पॉइंट है ना डायग्राम में, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को अगर हमने, या मैं सीधे आई ही बोल देता हूं, आई, दिस आई इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAC. जब तुम ट्राइंगल P इन सेंटर फाइंड करना हमने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया है, तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB इज पॉइंट I which lies on the circle. तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज आ जाए तो अपन को ये चीजें डायरेक्टली ध्यान रखनी है. ठीक है.
तो एक बार ये सारे पॉइंट्स देख लो और मैं अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन लिखता हूँ। इनफैक्ट हमने ये जो आर्टिकल शुरू किया था वो लास्ट पेज से शुरू किया था। लास्ट पेज पे हमने सबसे पहले बोला कि पी सेम ही डायग्राम है, तो पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट पॉइंट था जिसका आंसर रूट ओवर एस वन आया था। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट इज एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज लाइन ए बी, दिस इज टी इक्वल टू जीरो। उसके बाद फिर हमने बोला कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल। तो एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स इज 2 थीटा। area of triangle PAB is half L square sin 2 theta where L is length of tangent. Area of triangle ABC is half R square sin 2 theta where R is radius. Area of triangle PAC is half into R into L. And the last equation of circumcircle of triangle PAB is that circle whose diameter is PC segment. और लास्ट में हमने ये भी लिखा था कि this point I is इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB। अच्छा, एक और चीज मैं फिर नोट में लिख देता हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यूज करते हैं। मतलब कि अगर ये बोला जाए ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी मैं करता हूँ प्रीवियस स्लाइड, एक बार तुम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। ट्राइंगल PAB, ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल ABC या कौन सा? ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट PAB। तो क्वेश्चन जनरली इस स्टेटमेंट का ही यूज करता है, ठीक है। PA and PB are pair of tangents and AB is chord of contact। तो ट्राइंगल PAB जो बन रहा है वो जो मैंने लिखा था नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट पेज पे यही था। PABC का सेंटर कौन सा होगा? सिंस PC इज डायमीटर तो PC का मिड पॉइंट होगा, वो I नहीं है। PC PC का मिड पॉइंट होगा, वो कहीं लाई कर रहा होगा। वो डिपेंड करता है डेटा पे, वो सर्कल के इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी लाई कर सकता है। ऑन और मतलब आई पे भी आ सकता है अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए तो, लेकिन अभी वो आई नहीं है, इक्विलेटरल पे भी नहीं बनेगा ना, कहीं और ही आएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने जो लास्ट 2 पेजेस में बात किया उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी कि सर्कल गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा और हमसे ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ सकता है। तो अपन अभी एक क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1,8 to the circle x square plus y square minus 6x minus 4y minus 11 equals to 0 which touch the circle at A and B, then हम अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर हाँ सर अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि द पॉइंट इज ऑन द सर्कल तो हमेशा अज्यूम कर लेना ना लाइक आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट है। नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा गया। अगर यही क्वेश्चन है कि अपन से लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है तो तुम तो डायरेक्टली रूट ओवर S1 फाइंड करोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए, तो S1 फाइंड करना पड़ेगा। तो S1 से समझ ही आ जाएगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है तो आउटसाइड है, जीरो आ रहा है तो ऑन है। अच्छा ओके। तो करो कैलकुलेशन, बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट का आंसर। फोर, और किसी का आंसर आएगा 4? ठीक है, 4 करेक्ट है।
तो इन दिस केस बस पॉइंट को पुट करना है, तो 1 + 64 - 6 - 32 - 11। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सेकंड, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, कंबाइंड इक्वेशन बतानी है। तो वो इक्वेशन है S(S1) = t²। एक बार या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, बस t का एक्सप्रेशन अलग से लिख लो, t वाला एक्सप्रेशन लिखो एक बार अलग से। S1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करी ली है, तो S1 की वैल्यू जो है वो 16 आ रही है। तो t वाला एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट कितना आ रही है, -3 -16 यानी कि -19 और -11 यानी कि -30। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है, अगर क्वेश्चन ने ऑप्शन में सारा कुछ सिंप्लीफाई करके दे रखा है तो ही करना है, अदरवाइज अभी तो अपने आंसर S(S1) = t² आ गया। देखना, S तो जो सर्कल का एक्सप्रेशन था वो यूज कर लिया, S1 ये जो हमने फाइंड किया है पावर वो लिख लिया, एंड t के लिए क्या किया, ये एक्सप्रेशन पहले फाइंड किया जो हमने चेंजेस पहले डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो जो एक्सप्रेशन बना, तो ये कुछ इक्वल टू 0 वगैरह नहीं है, तो इसको फर्दर चेंज नहीं करना है। हम ऑल्दो ये जरूर कर सकते हैं कि ब्रैकेट में हमने 2x - 6y + 30 लिखा होता तो भी चलता, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रखी है। लेकिन इस 2 को हम हटा नहीं सकते, 2 को कॉमन ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को कॉमन ले लिया और ओनली x - 3y + 15 लिख दिया। अगर ऐसे लिखना है तो बाहर 4 लिखना जरूरी है। तो ये SS1 = t² से टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, सॉरी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। थर्ड है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यानी कि लाइन AB की इक्वेशन, एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज t = 0, और t हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। अब सिंस ये इक्वल टू 0 है तो इसको अब सिंपलीफाई करके हम x - 3y + 15 = 0 बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इक्वल टू 0 है, तो अभी 2 से डिवाइड करना अलाउड है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस क्लियर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √S1, पेयर ऑफ टेंजेंट इज SS1 = t², chord of contact is t = 0. Next question is angle between these two tangents. नेक्स्ट पेज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी चाहिए होगा। तो सर्कल जो है वो है x² y² -6x -4y -11, एंड पॉइंट जो गिवन है दैट इज 1,8। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स जिसको हमने 2θ लिखा था, वेयर tan θ = r/l। तो एक बार रेडियस फाइंड कर लो। लास्ट पेज एक बार देखो, डन। तो रेडियस इस सर्कल की क्या आ रही है, √/2
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। √24, शायद 4 मिस हो गया होगा। तो tan थीटा की वैल्यू √24/4 आ रही है, ठीक है, R/L। तो tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 16 minus 24 is 8। कैंसिल यहीं पे कर लें तो ये कैसे डिवाइड हो रहा है 8 से, यानी कि 1 माइनस 3/2, यानी कि माइनस हाफ तो नीचे लिखा हुआ है, और न्यूमरेटर में 24 में से भी 2 कॉमन ले लिया तो √6 लिखा हुआ है। एक बार देखना कैलकुलेशन ठीक है मेरी। तो √24 को हमने यहीं पे वैसे कर लेते तो ठीक रहता कि ये नंबर जो है वो 2√6 लिखा हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू 4, तो दिस होल बिकम्स √3/2 ओनली। तो तब ज्यादा सिंपल रहता क्योंकि ये बन जाएगा 2 इंटू √3/2 अपॉन 1 माइनस 3/2। तो डिनोमिनेटर इज माइनस हाफ एंड न्यूमरेटर इज 6, ये सीधे आ जाएगा, ठीक है। नाइन तो ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो g की वैल्यू -3 है ना, तो जी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है। सर वो अपने लास्ट स्टेप में क्या किया है? जो यहाँ तक की बात समझ आ गई। यस अब एक बार सारे लोग समझना कि मैंने लास्ट में ऐसे क्यों लिखा है पाई माइनस करके। देखो ये सर्कल है, बाई 4 कौन सा बाई 4? नहीं नहीं, ये वाला, इसकी बात कर रहे हो क्या तुम हर्षिल? हमने अभी इस लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो ये रहा 4 आ रहा है ना। हाँ एल का वैल्यू तो वो √S1 से आ गया। तो मैं ये बोल रहा था कि इन अभी हमने जो आंसर लिखा है, यानी कि ये वाले फॉर्म में आंसर क्यों लिखा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये लाइन टेंजेंट L1 है, ये लाइन टेंजेंट L2 है, तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल तो ये वाला भी होगा, मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल तो ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। अब हमें अगर क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली यही एंगल फाइंड करने को बोला है, तो इस मेथड से जो आंसर आएगा वो आंसर ऑटोमेटिकली विद साइन आएगा, हमने मॉड नहीं लगाया है। अगर ये वाला आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि हमारा आंसर ये एंगल जो है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और आंसर ऑब्ट्यूज एंगल का हम ऑलवेज पाई माइनस थीटा की फॉर्म में देंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो फिर एक्यूट एंगल आता, जो आंसर सिंपली tan इनवर्स वाली फॉर्म में आ जाता, ठीक है। तो अगर अभी क्वेश्चन अपन से टेंजेंट्स के बीच का ये एंगल पूछा है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन एसेंशियली इसी एंगल की बात कर रहा है, और वो इन दिस केस एक ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, बिकॉज फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। Point number 5, question number 5 is area of triangle formed by pair of tangents from P and their chord of contact। क्वेश्चन ये सारी चीजें एक साथ नहीं पूछेगा, मैं तो बस एक ही डेटा में सारा चीज सॉल्व करा रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन इन सभी में से कोई सा भी एक पार्ट पूछ सकता है। एंड देयर कॉर्ड ऑफ
कॉन्टैक्ट। तो यानी कि क्वेश्चन हमसे ट्राइंगल PAB के एरिया की बात कर रहा है, एंड दैट एरिया इज हाफ L स्क्वायर साइन 2 थीटा। L तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 4। tan थीटा का वैल्यू सिंस √3/2 है, तो तुम लोग यहाँ से साइन 2 थीटा का वैल्यू बता सकते हो। tan थीटा की हेल्प से साइन 2 थीटा कैसे फाइंड करेंगे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट? तो ये हो जाएगा 2√3/2 अपॉन 1 प्लस 3/2, तो डिनोमिनेटर हो गया 5/2। 5/2 यानी कि 2√6 अपॉन 5 आ रहा है। Therefore, area is half into L square into sine 2 theta. फोर रूट 6 अपॉन 5। ठीक है, ₹16 आ रहा है क्या? अरे हाँ 16, 4 स्क्वायर है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। ₹8√6 नहीं 16, वो 2 तो कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, ये वाला आंसर अब तुम लोग एक बार लिखो। देखो कौन से पॉइंट्स का यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB के लिए। मैं एक बार वापस से वो डेटा लिखता हूँ क्वेश्चन का, कि सर्कल जो गिवन था वो x² y² -6x -4y -11 गिवन था, और पॉइंट जो था वो 1,8 गिवन था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, तो समझ आएगा कौन से पॉइंट यूज करने हैं। एक तो पॉइंट P यूज करना है डायमीटर के लिए, और एक सर्कल का सेंटर यूज करना है, दैट इज इन दिस केस 3,2। ठीक है, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0। करेक्ट है। तो ये इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इनमें से कई सारे पार्ट, ये तो मुझे कंफर्म ही ध्यान है कि ये वाला पार्ट जी एडवांस ने पूछा हुआ है, लेकिन और भी जो क्वेश्चन अपने किए हैं उनमें से कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का यूज जेई ने कई बार किया है। मतलब कि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है ये वाला टाइप, और इसमें सारा चीज सिंपल भी है, बस हमें बस सर्टेन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो वो पॉइंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √S1, पेयर ऑफ टेंजेंट, और मैं ये वापस से बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार बोल दिया है कि सर्कल चैप्टर के कंसेप्ट्स एज इट इज हम कोनिक सेक्शन में यूज करेंगे। तो हम हैंड टू हैंड कोनिक सेक्शन यानी कि तीनों पार्ट्स उसके, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, यहीं पे ही कवर कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से जो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये स्कोरिंग चैप्टर्स में से आता है, क्योंकि सेम चीजें कई बार रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल सेम चीज, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, यही हमें यूज करना है। जो हम सर्कल में यूज कर रहे हैं वही हम पैराबोला में यूज करेंगे, वही हम इलिप्स में यूज करेंगे, एंड सेम हम हाइपरबोला में यूज करेंगे। हाउ टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स इन ज्योमेट्री, फॉर्मूला इन ज्योमेट्री। देखो जब भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, वो बहुत सारे फॉर्मूले थे, जो अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते तो लगता है कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, पर अल्टीमेटली हो ही गए। तो वैसे ही यहाँ पे तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्विकली याद होते जाएंगे, और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री से तो थोड़े कम ही है फॉर्मूले यहाँ पे। और अच्छी बात ये है कि ये फॉर्मूले एक नहीं 4 चैप्टर्स में यूज हो रहे हैं। तो ऐसा कर लो कभी, जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन अपन ने पढ़ लिया,
तो स्ट्रेट लाइन का एक बार प्रॉपर पूरे लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद एक शॉर्ट नोट बना लो कि जो जो उसमें जहां जहां जो भी फॉर्मूले यूज किए हैं उनके शॉर्ट नोट्स अलग से बना लो। वैसे जब अपना ये सर्कल्स चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सर्कल्स चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेना, जिससे कि सारे के सारे फॉर्मूले एक प्लेस पे आ जाएं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो जैसे हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अभी इस पेज पे या लास्ट पेज पे कोई भी डाउट किसी को पूछना है? हाँ, ओनली फॉर्मूला, मतलब उनको ऐसा नहीं कि रफ में लिख लो, एक बार शॉर्ट एक अलग से कुछ प्रॉपर जगह पे नोट कर लो और एग्जाम से पहले बस उनको रिवाइज कर लिया, जिससे कि हमें सारे पॉइंट्स इजीली और कम टाइम में समझ आ जाएं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है ना, उसी फॉर्म में दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करना। पूरा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताना है। एक्स x1 प्लस y1 माइनस 2x के प्लेस पे x प्लस x1, 2y के प्लेस पे y प्लस y1 कांस्टेंट एज इट इज। सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x प्लस 4y माइनस 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करने को बोला है, तो इतना। तो यहाँ पे अपन ने बात की है ये पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इनसे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के एरिया और उनके सर्कम सर्कल की। एक क्वेश्चन और बताओ। अच्छा, पहले मैं इसी का रिवर्स क्वेश्चन लिख रहा था। अ लाइन x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 intersects the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 equal to 0 at A and B. Find intersection point of tangents drawn at A and B on the circle. क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार प्रॉपर्ली पढ़ के और इसका डायग्राम ट्राई करो, क्या बोल रहा है डायग्राम। एक सर्कल गिवन है, एक लाइन गिवन है। दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल एट A and B। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट A and B ऑन द सर्कल। तो A और B पे जो टेंजेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि P फाइंड करना है। तो ये डायग्राम लास्ट वाले, इनफैक्ट मैंने डेटा भी लास्ट वाले क्वेश्चन से लिया है, तो तुम्हें लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ आ रहा है कि आंसर क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। लास्ट वाले क्वेश्चन से समझ आ रहा है 3,1। तो 3,1 अब आंसर को फाइंड कैसे करना है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो क्या था कि हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और हमने AB लाइन की इक्वेशन फाइंड की थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि हमें AB लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, AB लाइन की इक्वेशन गिवन है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो एक थॉट तो ये आ सकता है कि पहले सर्कल और लाइन को सॉल्व करके A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। A और B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो पॉइंट A पे टेंजेंट T इक्वल टू 0 से पॉइंट B पे टेंजेंट T इक्वल टू 0 से, यानी कि 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके P आ जाएगा, बट ये काफी लेंथी मेथड है। तो यहाँ पे सिंपल मेथड क्या है, इससे सिंपल, ऑल्दो ये बहुत सिंपल नहीं है,
कि हमें क्वेश्चन ने पॉइंट पी फाइंड करने को बोला है, तो पॉइंट पी को हम कुछ एच कॉमा के या x1 y1 या कुछ भी ले लो, पी कॉमा क्यू, ठीक है। तो लेट पी बी एच कॉमा के, मैं लोकस नहीं फाइंड कर रहा हूं यहाँ पे, अपन स्मॉल पी कॉमा स्मॉल क्यू ले सकते हैं या फिर x1 y1 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि 4 पॉइंट पी लाइन ए बी इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट डायग्राम से, एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टी इक्वल टू 0। तो हमने इस पॉइंट के लिए सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखी, विच इज एच एक्स प्लस के वाई माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस 3 टाइम्स के प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया तो x का कोफिशिएंट h माइनस 2 आ रहा है, y का कोफिशिएंट k प्लस 3 आ रहा है, और रिमेनिंग टर्म माइनस 2h प्लस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन फाइंड कर ली। जो क्वेश्चन ने ये, इनफैक्ट ये बोल रहा हूं मैं कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज, ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है, और जो क्वेश्चन ने बोल रखा है ए बी लाइन की इक्वेशन वो x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम लाइन की इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन नंबर 1 तो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड की है, जो इन टर्म्स ऑफ एच और के आ रही है, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन ने बता रखी है, और ये दोनों ही ए बी लाइन की इक्वेशंस हैं, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अपन अभी नेक्स्ट पेज पे हम ये वाली कंडीशन लगा लेंगे, और a1 अपॉन a2 का मतलब दोनों के x का जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो h माइनस 2 अपॉन 1, h माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, y के जो कोफिशिएंट्स हैं k प्लस 3 अपॉन 4, k प्लस 3 अपॉन 4। डायरेक्टली कंपेयर करने का मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि h माइनस 2 इज इक्वल टू 1, नहीं, रेशियो कंपेयर करेंगे, एंड कांस्टेंट इज 2h माइनस 2h प्लस 3k माइनस 3 माइनस 2h प्लस 3k माइनस 3 अपॉन माइनस 6। तो ये हमने a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अप्लाई किया है। अभी हम बाद में कैलकुलेशन देख लेंगे, बट इस क्वेश्चन ने, लास्ट वाले क्वेश्चन ने और इस क्वेश्चन ने क्या बोला है ये सबको समझ आना चाहिए। लास्ट वाले क्वेश्चन ने तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ही बता रखे थे, और हमसे लाइन ए बी की इक्वेशन पूछी थी, तो हमने डायरेक्टली t इक्वल टू 0 से सॉल्व कर लिया, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अब इस क्वेश्चन है रिवर्स, ए बी लाइन की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो हमने मान लिया कि पॉइंट P h कॉमा के है, पॉइंट P के लिए लाइन ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो उसकी इक्वेशन लिखी t इक्वल टू 0 से। t इक्वल टू 0 से जो लाइन आई विच इज इन टर्म्स ऑफ h एंड k, उसको हमने ए बी लाइन की जो ओरिजिनल इक्वेशन क्वेश्चन ने बता रखी है उससे कंपेयर कर लिया। टू लाइंस को कंपेयर करने का मीनिंग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो नेक्स्ट पेज पे हमने वो जो इक्वेशन है वो लिख ली। अब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, तो ये बन रहा है 4h माइनस 8 इज इक्वल टू k प्लस 3, यानी कि 4h माइनस k इज इक्वल टू 11। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, सेकंड थर्ड को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर लो। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो माइनस 6h प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस 3k माइनस 3, और ये बन रहा है 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 15। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 4k इज इक्वल टू 4, तो k का वैल्यू 1 आ रहा है, k का वैल्यू 1 आ रहा है तो h का वैल्यू 3 आ रहा है, तो 0.3, 1 आ रहा है।
सर हम दोनों इक्वेशंस को लाइक डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते एंड देन कंपेयर लाइक एट k+3 = 4 that नहीं, way. जैसे कि ये है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये दोनों तो सेम इक्वेशंस हैं, तो हम ये थोड़ी बोल देंगे कि 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, हम ये बोल रहे हैं कि 2 अपॉन, ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल। तो इन दिस केस हमने जो मेथड लिया है वो जस्ट रिवर्स क्वेश्चन का मेथड है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है और हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन यहां तक ही रखते हैं, तो एक बार बताना आप भी जो अपन ने आज डिस्कस किया है उसमें कोई पॉइंट पूछना है, अगर तुम्हें पहले कोई डाउट किसी ने मार्क कर रखा है तो। Explain the red part of previous page, ठीक है सर, I'm getting confused with part. Why circle is standard, we write tangent y equal to Daksh, if circle is standard then tangent is y is equal to mx plus minus a root over 1 plus m square. If Yes. circle is not standard यानी कि सेंटर रेडियस फॉर्म में उसका सेंटर x1 y1 पे है और रेडियस r है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से अभी x की जगह x माइनस x1 आ गया, तो y और y की जगह y माइनस y1 आ गया, तो यहाँ भी सेम ही चेंजेस करने हैं और ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन है। अब तुम बताना कि इसमें कोई तुम्हें कुछ डाउट है क्या? सर वो जो a लिखे है वो क्या होगा, लाइक इट्स अ यहाँ पे रेडियस. ए है, ए का मतलब रेडियस, इन दिस केस ए है, तो हमने ए यूज किया, इसका रेडियस आर है तो इसका हमने आर यूज कर लिया। अच्छा ओके, वो मैंने x² + y² = r² लिखा था इसलिए. ओके, अगर यहाँ पे आर लिख रहे हो तो फिर यहाँ पर भी आर आ जाएगा, ठीक है। ओके, रेड पार्ट ऑफ प्रीवियस पेज हर्षिल, यहाँ पे देखो हमने ये बोला कि क्वेश्चन ने पॉइंट पी तो पूछा है और लाइन ए बी बता रखा है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग लाइन ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पी, ये वाली बात समझ आती है? वही समझ. पॉइंट पी से टेंजेंट्स ड्रॉ की जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी है। क्वेश्चन ने रिवर्स बोला था, क्वेश्चन ने बोला सबसे पहले एक सर्कल आया, मैं डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, सबसे पहले एक सर्कल, उस सर्कल को एक लाइन है जो कोई भी 2 पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर क्वेश्चन ने बोला कि ए एंड बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो उन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, ये तो क्वेश्चन था। अब हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से समझा कि लेट्स से कि दीज पॉइंट्स आर x1 y1 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, तो अगर हम पॉइंट पी से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो पॉइंट पी से टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी पॉइंट है, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी बन गई, तो पॉइंट पी के लिए ये वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन गई, तो इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0 से आ जाएगी और इसी की इक्वेशन क्वेश्चन ने बता रखी थी। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को बोला सेम लाइन की इक्वेशंस हैं, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 से कंपेयर कर लिया। Sir, sir, why can't we compare the two equations in this question? कंपेयर करने का मीनिंग ऑलवेज कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट करना है, ठीक है। नहीं, अभी मैंने ये डिस्कस किया था वृष्टि कि जैसे ये लाइन है कि 2x + 4y = 7, इस लाइन को अगर हम 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो दिस लाइन बिकम्स 6x + 12y = 21, बट अभी दोनों ही ये बिल्कुल सेम ही लाइंस हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, हम ये बोलेंगे कि कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है। 2 = 6 नहीं बोल सकते, बट 2/6 = 4/12 = 7/21 ऐसे बोल सकते हैं। तो कंपेयर करने का मीनिंग ऑलवेज उनके कोफिशिएंट का रेशियो होगा। सर बट बोथ इक्वेशंस विल बी लाइक इक्वल टू 0 ना, तो हाँ, तो वही ना, हमने भी 0 का यूज किया ही नहीं है, हमने तो एक्सप्रेशंस को कंपेयर किया है, तो इसीलिए कोफिशिएंट्स का नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हम ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर तुमने, मैं एक चीज और बोलूं तो शायद समझ आ जाएगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ऐसे टू लाइंस हैं। अगर हमने इन ये ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हमने a b या c कोई से भी एक नंबर को दोनों लाइन में सेम बना लिया, जैसे कि इस लाइन को 2 से डिवाइड कर दिया और इस लाइन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो दिस लाइन बिकम्स x प्लस 3/2y is equal to 5/2, and this line becomes x plus 6/4y is equal to 10/4। Yes. अगर हमने इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम बना लिया तो हम इन दोनों को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। होमवर्क में अभी तुम लोग कितना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो एक बार मैं अभी प्रीवियस पेज शो कर देता हूँ, प्रीवियस पेज और अभी फर्स्ट स्लाइड। ओके हर्षिल देखो प्रीवियस पेज क्विकली। सर इसमें कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब वो है ना कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका वो ए लाइन और पूरा। बी को ज्वाइन करने वाली लाइन इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली। ओके सर, एंड सर हमको इसमें ए बी ढूंढना था, क्या करता हूं? तो अगर ए और बी फाइंड ही करना होता तो फिर हम टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड कर लेते। अगर ए और बी इस वाले क्वेश्चन में चाहिए होता तब तो हम लाइन और सर्कल को सॉल्व करते, इन दोनों इक्वेशंस को, एक तो ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते। लाइक उसमें हम लोग x की वैल्यू ढूंढते हैं, वो हाँ बिल्कुल, सॉल्व करते हैं ना सबसे। क्वाड्रेटिक बनती फिर क्वाड्रेटिक से हम सॉल्व कर लेते। ये फर्स्ट पेज है, अभी फर्स्ट पेज के लिए बोला था ना। एंड सर आपने बोला था वो x इक्वल टू कांस्टेंट का वो सम था, तो सर उसको फिगर कैसे होगा? क्या 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 एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला कौन सा? इक्वल टू कांस्टेंट का सम था ना, वो अपन ने इनफिनिट लिया था m2 को। हाँ तो उसमें डायग्राम में ये इस तरह से होगा कि उसमें जो डेटा गिवन था ना, उसमें सर्कल था x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। अगर तुम उस सर्कल को ड्रॉ करोगे तो सेंटर 0,0 पे और रेडियस 4, तो ऐसे को सर्कल बन जाएगा। यस सर। दिस पॉइंट इज नाउ 4,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,4। ठीक है, जो पॉइंट गिवन था वो था 4,5, यानी कि x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 5। तो जो दो टेंजेंट्स बनेंगी ना वो इस तरह से बनेंगी। तो ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन आ रही है जिसका टेंजेंट का आंसर x इज इक्वल टू 4 आ गया था, और ये लाइन जो दूसरी वाली लाइन आ रही है वो आ रही है। तो सर हम लोग को मालूम है कि स्टैंडर्ड सर्कल है तो रेडियस जो 4 होगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एक लाइन 4 से पास होगा टेंजेंट हो जाएगा? नहीं, वो तो अब जब स्टैंडर्ड की बात क्यों करें, अगर मान लो जनरल सर्कल गिवन होगा तो भी अपन ये चीज बोल सकते हैं अब, लेकिन वो उसके लिए क्या है कि हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करके इस वाले पॉइंट या इस वाले पॉइंट, मतलब कि इस सर्कल पे दो वर्टिकल टेंजेंट्स कौन कौन सी बन सकती हैं, एक तो ये बन सकती है और एक ये बन सकती है। तो जब भी हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है तो हम इन दोनों पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं जिनसे वर्टिकल टेंजेंट्स बनेंगी। यस सर, फिर डायरेक्ट मतलब बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं। नहीं, लेकिन वो चीज क्वेश्चन अपन को ये पॉइंट थोड़ी बताएगा। क्वेश्चन तो ये बोलेगा कि एक सर्कल गिवन है एक्स वाई प्लेन में कहीं भी और एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से जो टू टेंजेंट्स आ रही हैं उन टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करो। तो वो तो अपने आप मैथमेटिकली अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो स्लोप डिफाइन हो जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो गया तो स्लोप डिफाइन नहीं होगा, ऐसे। थैंक यू। चलो गुड बाय।